एक वेंटिलेटर के साथ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है? वेंटिलेटर के साथ होता ही एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का रोल है। मैं तो यही कहूँगी ठीक कि है। इसमें ये है कि वेंटिलेटर एक तो ये कि हम फॉर द शॉर्ट टर्म हम ओटीज़ में भी यूज़ करते हैं। फिर हम आईसीयू में अगर कोई जो जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स होते हैं जिनको एक लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन की ज़रूरत है, उसमें हम फिर वेंटिलेटर पे डाल देते हैं पेशेंट जो कि अपना मसनूई सांस नहीं ले सकते या उनको कुछ इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन है कि उनको हमने वेंट पे डालना है और आईसीयू में रखना है। तो सारी जो मैनेजमेंट है, वेंटिलेटर को कैसे ऑपरेट करना है, वेंटिलेटर में किस तरह की सेटिंग्स करनी है, ये सारा कुछ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने ही मॉनिटर करना है। ठीक है। डॉक्टर साहब, कहा यह जाता है कि वेंटिलेटर पे गया हुआ पेशेंट वापस नहीं आता। इसमें रियलिटी नहीं, है, नहीं, मिथ है या ऐसा कैसे? बिल्कुल भी नहीं है। ये भी एक गलत शायद मिथ है जो कि आम अवेयरनेस नहीं है लोगों को। वेंटिलेटर पे बहुत सारे पेशेंट जाते हैं, हमारे पास एचडीयूज़ हैं, आईसीयूज़ हैं जिसमें हम उस पे डालते हैं फॉर द टाइमिंग 2 दिन, 4 दिन, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की इस वक़्त करंट स्टेटस क्या है, उस वो कितना इल है, क्रिटिकली इल है या वो उसकी कौन-सी ऐसी सर्जरी परफ़ॉर्म हुई है। तो वो उस पे डिपेंड करता है कि उसका कितना टेन्योर होगा। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो बड़ा हैपीली जो है ना, बड़ा जाग के, खुश होके और चलते हुए जो हैं वो जा रहे होते हैं आईसीयू से निकल के और बड़ा लेकिन डॉक्टर साहब, अगर अनट्रेन्ड स्टाफ वेंटिलेटर का यूज करे तो उससे भी मौत वाकई हो सकती देखें, बिल्कुल हो सकती है। अब वही बात है कि हर चीज़ में जो है कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और अगर आप वेल ट्रेन्ड नहीं हो, अगर आपको प्रॉपर सेटिंग्स ही नहीं पता, अगर आपको पता ही नहीं है कि कैसे मैनेज करना है वेंटिलेटर के साथ, इवन ये है कि हम डे टू डे मॉनिटर करते हैं, उसकी सेटिंग्स भी चेंज करते रहते हैं। है। ठीक है। तो स्टाफ का वेल ट्रेन्ड होना, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का जो है वो फुली सर्टिफाइड होना, ट्रेन्ड होना, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये कहा जाता है कि एनपीओ करें, यानी कि मरीजों को कहा जाता है हाँ 8 जी। घंटे, 10 हाँ घंटे, जी। 6 घंटे खाना नहीं है कुछ। इसके पीछे की क्या साइंस होती है और ये मरीज को क्यों करवाया जाता देखें, एनपीओ करना तो इसलिए ज़रूरी है कि ऑपरेशन के दौरान अगर आप कुछ खा पी के आएंगे तो ऑफ कोर्स आपका ऑपरेशन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट तो नहीं करवाएगा। है? ठीक है। और बहुत सारी सर्जरीज हम इसलिए रिफ्यूज़ भी कर देते हैं कि ये पेशेंट एनपीओ नहीं है, क्योंकि एनपीओ ना होने की वजह से, एनपीओ का मतलब है नील पर ओरल, तो ये ज़रूरी है कि आप किसी भी सर्जरी से पहले आपका खाली पेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ठीक है, अगर आप खा पी के आएंगे और हम आपको नशा दे दें, तो नशे की एक तो अपनी जो ड्रग्स की कॉम्प्लिकेशन है, दूसरा ये है कि आपका जो इसको बोलते हैं इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर, अगर पहले से कोई फूड या कोई आइटम्स आपके स्टमक में पड़े हुए हैं तो वो जो है वो इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर बढ़ जाएगा और वॉमिटिंग हो सकती है, उसकी वजह से पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है, जिसको आम लैंग्वेज में कहते हैं कि सांस की नाली में चले जाना जो है वो, तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इवन चाहे वो स्पाइनल एनेस्थीसिया हो या वो जनरल एनेस्थीसिया हो, इन दोनों कंडीशंस में आपका एनपीओ और प्रॉपर एनपीओ टाइमिंग होती है एनपीओ ठीक है। की। जैसे कि लिक्विड्स के लिए अगर आपने एक लिक्विड चीज़ ली है तो आप 4 घंटे कम से कम खाली पेट हो ठीक। लिक्विड लेने से के बाद। और अगर आपने कोई सॉफ्ट डाइट ली है या आपने कोई और इस तरह की फूड ली है, प्रॉपर मील ली है, तो कम से कम जो है वो एनपीओ 6 से 8 घंटे का होना ज़रूरी है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा यह जाता है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद असाबी कमजोरी हो जाती है, पट्टे कमजोर हो जाते हैं। इसमें कोई रियलिटी है, मिथ है, बेस्ड ऑन साइंस, ये क्या है? नहीं, असाबी कमज़ोरी का एज़ सच तो डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है स्पाइनल के साथ। ठीक वो है। मैंने पहले भी बताया कि जब हम वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक बिल्कुल बारीक सी सुई होती है, जो 25 से 27 गेज की सुई होती है, बिल्कुल बारीक, जो कि हम डालते हैं और उसका पट्ठों के कमज़ोर करने से बेसिकली कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर द टाइम बीइंग होता ये है कि क्योंकि एक सुई है और वो ज़ाहिर है कि हमने उसमें लिगामेंट्स वगैरह क्रॉस किए हैं, तो थोड़ी बहुत इंजरी हो जाती है बाज़ दफ़ा। ठीक है। उसकी वजह से कोई सोजिश हो सकती है या कोई थोड़ी सा ये है कि कोई बाद में अगर कोई इन्फेक्शन या हीमाटोमा वगैरह इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस भी सामने आ जाती हैं, लेकिन उसका पट्ठों के खिंचाव से और इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और वो अगर कोई दर्द हुआ भी है तो वो फॉर द टाइम बीइंग है, वो विद इन अ 1 वीक वो नॉर्मली सेटल हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, फिर चेस्ट इन्फेक्शन, ये हमारे मुल्क में आम होते जा रहे हैं। हाँ जी। इस इन कंप्लेंट्स के साथ जब पेशेंट की सर्जरी करनी हो तो उसमें क्या एहतियात करनी चाहिए? जी, बिल्कुल, इसमें सबसे पहले तो यही है कि अगर इस तरह की कोमॉर्बिड्स हैं जो कि हमारी कम्युनिटी में ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़, लिवर के इश्यूज़ ये बड़े ज़्यादा कॉमन है हमारी सोसाइटी में। ठीक। और इस तरह के अगर कोमॉर्बिड्स अगर पेशेंट को हैं, तो उसको पहले अपनी प्री ऑपरेटिवली असेसमेंट करानी चाहिए।
वो कौन सी ड्रग्स ले रहा है। अब जैसे कुछ पेशेंट्स एंटी प्लेटलेट्स ले रहे होते हैं जिनको खून पतला करने वाली दवाइयाँ बोलते हैं, अगर आप वो ले रहे हैं तो आपको फॉर सर्टेन टाइम पीरियड ऑपरेशन से पहले वो रोकनी होंगी। ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपकी इस वक्त क्या स्टेटस है, आपकी एक्टिव स्टेटस क्या है और आप पहले से कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर आप अपना प्री ऑपरेटिवली असेसमेंट करवा लेंगे तो आपका जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है वो फिर उसके अकॉर्डिंगली ही अपना प्लान बनाएगा कि उसने किस तरह से नशा देना है या आपके लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल है। तो ठीक है। इसीलिए ये है कि आप पहले से उनसे असेसमेंट करवा लें। ठीक। डॉक्टर साहब, समटाइम हमने देखा है कि कुछ पेशेंट ये कहते हैं कि स्पाइनल लगने के बाद मुझे यूरिन की प्रॉब्लम शुरू हो गई या मेरा पेशाब रुक गया या इस तरह की कोई हाँ देखिए, ये फॉर द टाइम बीइंग जो है ना यूरिनरी रिटेंशन की कंप्लेन होती है। जो कंप्लेन ये आम लोगों में पाई जाती है कि लेकिन ये बिल्कुल 2-4 घंटे के लिए होता है, क्योंकि वो ये होता है कि बाज़ दफ़ा स्पाइनल के इफेक्ट की वजह से यूरिनरी रिटेंशन ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन वो 2-4 घंटे से ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद वो फिर नॉर्मल रूटीन में एज इट इज़ वापस आ जाता है। डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी उम्र है जहाँ पे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कहता है कि मैंने इसको किसी तरह भी बेहोश नहीं करना? देखिए, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के लिए वक्त, उम्र, किसी चीज़ की कोई कैद नहीं है बेसिकली। ठीक है। सिर्फ ये डिपेंड करता है कि आपने उस पेशेंट की हिस्ट्री क्या है। ठीक है। उसकी एज मैटर नहीं करती। हम 100 साल वाले लोगों को भी एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं। अभी पिछले दिनों भी मैंने ऑर्थोपेडिक सर्जन में एक हैं, उनको करवाई तो वो अम्मा जी कोई 109 साल की थी माशाल्लाह, और 109 साल की थी। ऑर्थोपेडिक सर्जरी उनकी मैंने करवाई तो वो, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी कि वो 109 साल के, लाइक बड़ी एक्टिव अम्मा जी और बड़ी बातें कर रही हूँ। तो मैंने उनकी सर्जरी करवाई ऑर्थोपेडिक स्पाइनल में। तो ये एज मैटर नहीं करती। तो इस तरह के जो पेशेंट जीरियाटिक्स होते हैं उनका फिर एक अपना अलग एनेस्थीसिया जो कि हमें उसमें भी सिखाया जाता है कि उसमें आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन सी चीज़ें मॉनिटर करनी है। तो डिपेंड करता है कि इस वक्त आपकी क्या कंडीशन क्या है पेशेंट की। दूसरा डॉक्टर साहब, दर्द दिल का हो या जिस्म का हो, इंसान को तंग करता है। एनेस्थीसिया जो है वो पेन मैनेजमेंट में क्या रोल अदा करता है? पेन मैनेजमेंट जो है ना वो अब एनेस्थीसिया की एक बड़ी ज़्यादा लाइक एक सब स्पेशलिटी के तौर पे सामने आई है और बड़ी इसमें एडवांस जो है ना वो एडवांसमेंट्स हो रही हैं, इनोवेशंस हो रही हैं स्पेशली। अच्छा, मैंने भी अभी DHQ बिहाड़ी पे अक्टूबर में एक वर्कशॉप कंडक्ट करवाई अल्ट्रासाउंड गाइडेड रीजनल ब्लॉक्स की, जिसमें मैंने निश्तर हॉस्पिटल से अपने प्रोफेसर साहिबान को बुलवाया। उन्होंने वहाँ पे आके हमें जो है वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो है हमें ब्लॉक्स लगाना सिखाए। उसके बाद अभी फिर रिसेंटली एक वर्कशॉप और भी करवाई है जिसमें आप भी तशरीफ़ लाए थे और माशाल्लाह और बड़ी अच्छी रही वो भी, एयरवे मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो पेन से रिलेटेड ये एक बड़ी न्यू एडवांसमेंट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, लाइक रीजनल ब्लॉक्स, जिसमें ये है कि आप जो है ना वो स्पेशल ब्लॉक्स, न्यूरेक्सियल ब्लॉक्स आ गए हैं। अल्ट्रासाउंड गाइडेड आप ब्लॉक लगा सकते हैं। अपर लिम्ब की सर्जरीज हैं, लोअर लिम्ब की सर्जरीज हैं, इवन कोई और सर्जरीज भी आप करवा सकते हैं। अच्छा, पोस्ट ऑपरेटिव पेन के लिए भी ये बड़े ज़्यादा जो है आजकल बड़ा इनका जो है ना वो हाइप क्रिएट हुई हुई है। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशंस हैं और इस किस्म की बड़ी ज़्यादा जो है ना वो मोडेलिटीज़ आ रही हैं। पेन में नई नई इनोवेशंस आ रही हैं इस पेन को कंट्रोल करने के लिए।